अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं और सबसे पहले आज की अहम खबर 9 मई के मुल्ज़िमान जो 1 साल 8 महीने से अपने फ़ैसलों का इंतज़ार कर रहे थे, जिन इल्ज़ामात के तहत उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट में चल रहे थे, आज उन फ़ैसलों के ऐलान का आगाज़ हुआ है और सबसे पहले मरहले में 25 मुल्ज़िमों को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ सुना दी गई हैं और वो सज़ाएँ जो हैं वो 2 साल से लेकर 10 साल तक उनको दी गई हैं। और ये इस तरह मुमकिन हुआ है कि 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों को सिर्फ 9 मई के 85 मुल्ज़मान की सज़ाओं का फ़ैसला करने की इजाज़त दी थी। पहले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक उनको मिलिट्री कोर्ट्स को सज़ाओं का फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन बाद में फिर एक अपील की हुकूमत ने और 6 मेंबर बेंच ने 13 दिसंबर को यह इजाज़त दी, जिसके बाद एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये फ़ैसले आ गए हैं। लेकिन अभी 60 मुल्ज़मान और उनके केसेस चल रहे हैं अभी मिलिट्री कोर्ट्स में। उनकी सज़ाएँ कब अनाउंस होती हैं इसका अभी हमें इंतज़ार है। और साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन पे इल्ज़ाम साबित नहीं हुए उन्हें रिहा कर दिया जाए। उनकी रिहाई हुई है या नहीं, इनमें से कितने बेगुनाह हैं। 85 में से 25 का तो अनाउंस हो गया, लेकिन एक अहम बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि फिर वही बात, सियासी लीडर जितने भी हैं पीटीआई के या जो 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व थे, उनमें से किसी को सज़ा नहीं हुई अभी तक। और सिर्फ वर्कर्स, सियासी जमात के वर्कर्स पीटीआई के, उनको सज़ा हुई है 2 साल से लेके 10 साल तक। सोचें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स कि वो क्यों इस पुरतशद्दुद उस तरह के मुजाहिरों में शिरकत करते हैं जहाँ पे उनको सज़ाएँ फ़ौरन हो जाती हैं, लेकिन लीडरान को अभी तक नहीं हुई, क्योंकि लीडरान की सज़ाएँ रखी जा रही हैं। किस मकसद के लिए, हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपसे सिर्फ अहम खबर शेयर कर रहे हैं। और उसमें एक अहम बात यह है कि ISPR ने भी ये कहा है कि मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब 9 मई के मास्टर माइंड्स को सज़ा होगी। और ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि असल जो मास्टर माइंड हैं उनको सज़ा होगी तो तभी बात बनेगी। ये दोनों किन से पूछ रहे हैं ये बात, ये मेरा सवाल था। खुद भी सोचें ये दोनों कि किससे पूछी जा रही है ये बात कि मास्टर माइंड्स को सज़ा होगी तो इंसाफ होगा। वो कब होगी, कौन देगा, मेरा नहीं ख्याल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के प्रोग्राम की तरफ और हमारी आज की टॉप स्टोरी है, सज़ाएँ भी हो रही हैं, डील भी हो रही है, प्रोपेगेंडा भी साथ साथ चल रहा है। और कल यानी कि इतवार से सिविल नाफरमानी का आगाज़ हो रहा है। पहला मरहला ये है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उनको ये कहा गया है कि वो अपना पैसा पाकिस्तान कानूनी तरीके से भिजवाना बंद कर दें और हुंडी हवाले के ज़रिए भिजवाएँ। अब इस पर हम बात करेंगे अली मोहम्मद ख़ान साहब से, जो MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। और ये जो सज़ाएँ भी हो रही हैं, साथ डील की बात भी चल रही है, कमेटी भी बन जाएगी 1-2 दिन में। हुकूमत की तरफ से PTI कमेटी बना चुकी है, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जिनको जो डिजिटल टारगेट किलिंग करते हैं लोगों की, यहाँ पे प्रोपेगेंडा मशीनरी चला रहे हैं, जिस पे खान साहब ने आज कह दिया वाज़े तौर पे कि जो बाहर बैठे लोग हैं, जो मेरा ट्विटर हैंडल है वो बाहर बैठे लोग ही चलाएंगे। तो इससे साफ जाहिर है कि क्या हो रहा है। और दूसरा हमारा हॉट इशू आज का होगा हुकूमत और PTI की डील, लेन देन क्या होगा, हुकूमत को क्या मिलेगा, हुकूमत क्या दे सकती है, PTI को क्या मिलेगा और PTI जवाब में क्या दे सकती है। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब से हम बात करेंगे। और इसमें जो आज जस्टिस मंसूर साहब का एक ख़त था जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आइनी बेंच के जजेज़ हैं उनकी तकर्री के लिए कौन कौन से जज किस किस मयार के और काबिलियत के होने चाहिए, इस पर भी रूल्स में तब्दीली होनी चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे आज हुकूमती नुमाइंदे से कि वो क्या कहते हैं। और जो कल से तहरीक शुरू हो रही है सिविल नाफरमानी की, पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं, हमारे मुल्क से बाहर हैं, उनको कहा गया कि वो पैसे वापस पाकिस्तान ना भेजें। तो उस पर हुकूमत क्या करेगी, मिड टर्म इलेक्शंस होंगे या क्या होगा और क्या लेन देन होगा। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कराची में मौत और डाकू राज, पाकिस्तान के शहर गैर महफूज होते जा रहे हैं। हम इस्लामाबाद के बारे में 2 दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हैं। आज हम कराची पे फोकस करेंगे, फिर लाहौर पे भी देखेंगे, पेशावर और कुरम एजेंसी के बारे में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान के शहर गैर महफूज क्यों हो रहे हैं। और अहमद फराज ने कहा था ये ज़िंदगी है, परेशानियाँ तो होती हैं, लेकिन इतनी परेशानियाँ, 511 लाशें 1 साल में, 1 साल नहीं 11 महीनों में कराची में क्यों गिरी, इस पर हम अपने एडिटोरियल में आपको बताएंगे। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम अपनी आज की टॉप। हमें ज्वाइन किया है अली मोहम्मद ख़ान साहब ने।
MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खान साहब, अभी हम आपको ये सुनवाएं कि आज एक जो कंट्रोवर्सी चल रही है PTI के अंदर, उसमें शोएब शाहीन साहब जो PTI के उम्मीदवार थे कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इस्लामाबाद से, उन्होंने क्या फरमाया, आप सुनिए ज़रा। खान साहब ने ये भी बताया कि उनका जो ट्विटर अकाउंट वो बाहर इसलिए है कि यहाँ जो भी ट्वीट करेगा उनकी बिहाफ पे उसको उठा के ले जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल उनका ट्विटर अकाउंट बाहर से ही हैंडल होगा और इसमें कोई जो बातें ये कर रहे हैं हम उनको नहीं मानते। फवाद चौधरी जो अपने आप को इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके ये कहता फिर रहा है कि मैं बड़ा उनके साथ हमदर्द हूँ या PTI के साथ हूँ, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो भगोड़े उस वक्त छोड़ गए थे उनसे ला ताल्लुकी करने का खान साहब ने हुक्म दिया। आपने सुना, शोएब शाहीन साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट, उन्होंने खुद कहा खान साहब ने कि वो बाहर से ही ऑपरेट होगा। तो अब वो जो एक कन्फ्यूजन थी PTI की लोकल लीडरशिप जो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी कि जो ट्विटर हैंडल है खान साहब का वो बाहर से चल रहा है और उस पर खान साहब का ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, उन तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती, वो अपनी मर्ज़ी से अल्फाज उसमें डाल देते हैं जिसका खान साहब को पता नहीं चलता। लेकिन आज खान साहब ने उसकी ओनरशिप ली है, उसमें जो कुछ कहा जा रहा है वो खान साहब के अल्फाज, खान साहब के ख्यालात हैं। और साथ उन्होंने ये कहा है कि फवाद चौधरी का नाम लेके, फवाद चौधरी जो साबिक वज़ीर इत्तलाआत भी हैं और PTI के लीडर भी थे, लेकिन फिर उन्होंने PTI छोड़ दी और फिर अभी भी वो खान साहब की डील करवाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। और अभी पिछले हफ्ते 2 दफ़ा खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन उनके बारे में शोएब शाहीन साहब ने कहा कि खान साहब ने कहा इसकी बातों पर एतबार ना किया जाए। इसके जवाब में फवाद चौधरी साहब खामोश नहीं रहे, वो खामोश रहते भी नहीं हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने नाम नहीं लिया शोएब शाहीन का, इसलिए हम 100% नहीं ये बता सकते कि ये बात उन्होंने शोएब शाहीन के बारे में भी कही है या किसी और के बारे में कही। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि IB के एक साबिक एजेंट जो कि कुछ अर्सा पहले PTI में जिनकी शमूलियत हुई, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं और खान साहब के साथ जो उनका ताल्लुक़ है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। और साथ जो भी मैंने आपको बताया कि कल से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये कह दिया गया है कि वो वहाँ से बाहर से पैसा बैंकिंग चैनल के ज़रिए मत भेजें बल्कि हवाला हुंडी के ज़रिए भेजें। इस पे आज अलीमा खान साहब की जो खान साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने बाहर आके क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक शुरू का आगाज कर दिया जाएगा। अगर ये 2 मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे, फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं ये रिमिटेंसेस ना भेजने की पाकिस्तान की कॉल विड्रॉ कर लूँगा। तो अब तकरीबन 12 घंटे रह गए हैं जो अलीमा खान साहब ने बात की है। खान साहब ने कहा है कि आप रेमिटेंसेस ना भेजें, कह दिया उन्होंने, और सिर्फ इस शर्त पे कि जो 2 उन्होंने शराइत दी हैं, अगर उन पे बातचीत शुरू करती है हुकूमत तो फिर वो अपनी अपील वापस लेंगे। और इसमें तकरीबन 12 घंटे जैसे मैंने आपको बताया, और हुकूमत ने अभी तक कमेटी का ऐलान भी नहीं किया। अगर नहीं होता तो कल से ये बाइकआउट शुरू हो जाएगा। उसका देखना है क्या असरात होते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया अली मोहम्मद खान साहब ने। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ये फरमाइएगा कि जो अभी अलीमा खान साहब ने कहा है कि कल से पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तान में पैसे भिजवाना बंद कर दें, ये खान साहब का पैगाम है। क्या हम इसको कन्फर्मेशन समझें कि हुकूमत और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गए हैं, नहीं हो पा रहे, तो अब सिविल नाफरमानी कल से शुरू हो रही है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। मुज़ाकराती कमेटियों को जो है काम करना चाहिए था, लेकिन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और उनकी तरफ से कोई संजीदगी जो है वो नज़र में नहीं आई। अभी भी टाइम है, अगर कोई इब्तिदा होती है, कोई स्टार्ट होता है काम, तो हो सकता है खान साहब उसमें फिर कोई गुंजाइश निकालें। लेकिन मेरे ख्याल में 10 दिन हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है और हुकूमत की तरफ से सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ही हुई है, क्योंकि कमेटी के जो सरबराह हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने इसका वाशिगाफ अल्फाज में इजहार किया है कि अभी तक उनसे कोई
अमली राब्ता जो है हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ। ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि जो अगर आप समझते हैं, मुख्तसरन बता दें, आप समझते हैं ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपील की है खान साहब ने, ये कामयाब होगी और वो बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान पैसा भिजवाना बंद कर देंगे? कामयाब होगा ये? देखिए, इस पे गणापुर साहब ने और हमारी पार्टी लीडरशिप ने बात की थी कि खान साहब से वो मिलेंगे और इस पे से वो फाइनल गो अहेड लेंगे कि इसके लिए क्या तरीक़ेकार जो है वो पार्टी इख्तियार करेगी, जो भी एहतजाज का आगे मरहला हलीमा है। खान ने कह दिया आज, तो हमने सुनवाया भी है। देखें, अर्ज ये है कि तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं चाहती, ना किसी सूरत में हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को या हमारी मईशत को कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन एहतजाज का तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता मजीद इन्होंने छोड़ा भी नहीं है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से डी चौक में हमारे लोगों के साथ किया गया, या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को 26वीं आईनी तरमीम के जरिए कमजोर करने की कोशिश की गई कि वहां से कुछ सुनवाई हो सकती थी, तो वो रास्ता भी उन्होंने महफूज किया है। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए या उसके जो लोगों के जो भी उनके रिजर्वेशंस थे, जो उनके खदशात थे, या जो उनके मुतनाज़े जिन हल्कों के लोगों ने अपनी पिटिशंस जमा की हैं, आप ये देखिए। मैं जरा इस पे रहना चाहता हूँ ट्राइब्यूनल के साथ क्या किया पे कि मैं आता हूँ उस पे भी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये तहरीक आपकी जो है ये नाकाम होगी तो फिर क्या करेंगे? फर्ज करें पाकिस्तानी पैसा भिजवाना बंद नहीं करते, फिर? देखिए, किसी भी सियासी जमात के पास एहतजाज के, मेरे ख्याल में बतौर सियासी कारकुन अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत से तरीके होते हैं। ये जो एहतजाज हमारा डी चौक में हुआ, जो संजानी जाना था, उसके बाद फिर वो डी चौक आ गया। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि आखिरी एहतजाज है। पूरे मुल्क में भी आप मुख्तलिफ जगहों पे निकल सकते हैं, पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर नाकाम भी हुई तो आपके पास मजीद कार्ड्स हैं। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तानी जो वहां बाहर बैठे हैं उनको नुकसान हो सकता है? क्योंकि कवानीन जो हैं, कवानीन फैटफ के बाद सख्त हो गए हैं, हुंडी हवाला के ऊपर बहुत क्रैकडाउन आई लीगल तरीके से मनी भेजने में। तो आप समझते हैं कि वहाँ पाकिस्तानी को कोई नुकसान हो सकता है अगर वो गैर कानूनी तरीके से रकम पाकिस्तान भेजें? तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी किसी को, हमारी जमात की तरफ से किसी को कोई गैर कानूनी काम करने का तो कोई नहीं कह रहा, ना कोई ये कहेगा। अब इसकी तो फिर पैसे कैसे आएंगे यहाँ पे? पैसे तो उन्होंने भेजने अपने घर वालों को। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, अब इसकी क्या डिटेल्स हैं वो पार्टी लीडरशिप हमारे साथ शेयर करेगी कि किस तरीके से इस पे पार्टी ने आगे जाना है। लेकिन जितना मैं इसको समझाऊं, किसी भी सूरत में पार्टी किसी को ये नहीं कहेगी कि आप खुदा न खास्ता वहां का कोई कानून तोड़ें या कोई गैर कानूनी चैनल इख्तियार करें। ऐसी मेरा नहीं ख्याल कोई बात होगी, क्योंकि बहुत से ममालिक में अब ऐसे लॉज हैं, अगर आप बैंकिंग चैनल्स के अलावा किसी और तरीके से तरसीलात करते हैं तो वहां आपकी अपनी जॉब्स या आपके इश्यूज के मसले, वहां जो आपके वहां पोजीशन है, आपको वहां कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हम किसी को ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी कानून को उस मुल्क में जो है वो हाथ में ले। तो अब इस पे क्या तफसीली जो लाए अमल है पार्टी लीडरशिप देगी, और उससे फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको भी बाखबर करेगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जितना मैं इसको समझा हूँ, और मैं गलत समझाऊं तो मे भी, लेकिन जितना मैं समझाऊं, किसी भी सूरत में हमारी जमात किसी को ये नहीं कहेगी कि आप तरसीलात ज़र जो हैं वो खुदा न खास्ता किसी गैर कानूनी चैनल से भेजें। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात। ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने की है, बहुत अच्छी बात आपने की है। और यही स्पिरिट होनी चाहिए कि आप अपने सपोर्टर्स को इस तरह की चीज़ों से, वर्कर्स को गैर कानूनी चीज़ों से बचाएं और उनकी तरबियत अच्छी करें, शऊर उनको बेहतर दें। इसी शऊर की अगर हम बात करें तो अभी जो 9 मई को 25 मुलजमान, 9 मई के मुलजमान थे, उनको 25 लोगों को सज़ा आज हुई है मिलिट्री कोर्ट से। लेकिन एक ये इसमें अनोखी चीज़ ये नज़र आई है कि जितने भी मास्टरमाइंड थे, इल्ज़ामात जिन पे थे मास्टरमाइंड होने के, ये पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है, 25 में से किसी एक को भी सज़ा नहीं हुई, सिर्फ वर्कर्स को हुई है। इस पे आप का कोई पॉइंट ऑफ व्यू? तो क्या आप सार भाई, आप ये चाहते हैं कि जो है लीडरशिप को भी सजा होनी चाहिए? देखें, जिसके केस हैं नहीं, मेरा ये पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि वर्कर्स ही क्यों फंसते हैं हमेशा, सपोर्टर्स ही क्यों फंसते हैं हमेशा सियासी जमातों के? अर्ज करता हूं अफसार साहब, देखिए, हमें ये बात करनी चाहिए कि जो सजाएं मिली हैं क्या वो जायज हैं, वो सही है या नहीं।
किनको मिलनी चाहिए, किनको नहीं मिलनी चाहिए, वो एक सियासी बहस है, वो एक सियासी बहस। देखें, जितने लोगों को सजाएं मिली हैं ये दहशतगर्द नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स, आपको याद होगा एक टाइम पे हम सब ने पार्लियामेंट में मुश्तरका तौर पे पास किए थे। वो उस जमाने में जब ऑपरेशन हो रहे थे, ज़र्ब अज़ब हो रहा था, या और भी राय निजात खैर बहुत पहले हुआ था, ज़र्ब अज़ब का जमाना था, तो वो जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए था। सिविलियंस पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए जो है मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होते, वो तो सिविलियन ट्रायल्स उनके होते हैं। इन केसेस को इंशाल्लाह ये जो फैसले हैं हाई कोर्ट्स में, सुपीरियर कोर्ट्स में, ये चैलेंज होंगे, ये रह नहीं पाएंगे, खत्म होंगे। लेकिन वक्ती तौर पे जो एक तकलीफ है, जो एक जहनी परेशानी है, वो तो उनकी फैमिलीज को मिल गई है। मैं ये समझता हूं कि किसी भी, चाहे सिर्फ हमारी जमात का नहीं, किसी भी जमात का कोई सियासी कारकुन अगर है, उसकी नहीं मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस होने चाहिए। वो केसेस सिर्फ और सिर्फ मुल्क दुश्मन जो अनासर हैं, जो दहशतगर्द हैं, जिनको अंग्रेजी में जेट ब्लैक टेररिस्ट कहते हैं, ये तो उनके लिए हैं, सिविलियंस के लिए तो नहीं। तो अब तो इससे क्या साबित हुआ कि आपके जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत से, जो डील होने की कोशिश हो रही है, क्या इस वजह से पीटीआई की लीडरशिप के किसी बंदे को सज़ा नहीं दी गई अभी तक, और एक तलवार लटका के रखी गई है, और वर्कर्स तो ज़ाहिर है उनको 10-10 साल की सज़ा भी हो जाए तो वो तो हैं ही हैं, वर्कर्स तो इसी काम के लिए होते हैं। क्या ये तासुर फिर दुरुस्त है? मैं इससे एग्री नहीं करता कि कोई किसी को छूट मिल रही है। मेरे ख्याल में केसेस तो सब पे हैं और फैसले उनके आने भी हैं, लेकिन मैं तो उसूली बात कर रहा हूँ कि हम बतौर जमात उसूली तौर पे इस बात के खिलाफ हैं कि पॉलिटिकल वर्कर्स के, आम पाकिस्तानी के, सिविलियन के, उसके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होने चाहिए। बाकी अगर आप इसकी एग्जांपल देते हैं, आपके सामने मैं खुद मौजूद हूँ, मेरे पे उन्होंने सीक्रेट एक्ट जो मिलिट्री का एक वो होता है, जिसका आके पे मिलिट्री कोर्ट्स में जाता है, दहशतगर्दी का मेरे पे उन्होंने किया, दहशतगर्दी की अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया, डिस्चार्ज कर दिया केस। आपके सामने मैं एग्जांपल मौजूद हूँ कि मुझ पे केस हुआ है, मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ। बहुत से लोगों पे, हमारे लीडरशिप पे केसेस हैं, उनके केसेस चल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी लीडर या किसी वर्कर, किसी का भी पॉलिटिकल शख्स का फौजी अदालतों में केस नहीं होना चाहिए, सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए। ठीक है, तो एक सेंस में ये बात ठीक है आपकी नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर इजाज़त दी इस पे, तो क्या ये एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं है कि कम से कम जिन लोगों को सज़ा हुई है अब वो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं इन सज़ाओं के ख़िलाफ़? तो कम से कम एक अमल तो शुरू हुआ, एक प्रोसेस शुरू हुआ है, ये बेहतर नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में बेहतर तो ये होता कि जो उसूली मौक़िफ़ है उसी पे हमें फैसला मिलता कि सिविलियंस, पाकिस्तानी सिविलियंस का जो दहशतगर्द नहीं है, जो आम पाकिस्तानी है, उनको आप सिविल कोर्ट्स में ट्राई करें। क्योंकि उसमें देखिए बहुत से बच्चे, नौजवान ऐसे हैं जिनको अगर आपने वो सजाएं दे दी हैं, रिलीफ उनको अब जब भी मिलता है, सजा मिलने के बाद आपको बहुत सी जो एक फ्यूचर होता है वो आपके स्टेक हो जाता है, आपको जॉब्स मिलने का इशू बन जाता है। ओवरसीज अगर आप जाते हैं, आपको वहाँ मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ेज में मसले हो सकते हैं। तो एक तरह से अपने नौजवान नस्ल के बहुत से लोगों को आप एक अच्छे मुस्तकबिल से इससे महरूम करते हैं। और आपको ये जानते हुए कि ये लोग जो हैं पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक दिन आप जज्बाती भी हो गए, आप चले गए, कोई दहशतगर्द नहीं थे, बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं। देखें उसी दिन जब ये सारा कुछ हुआ है, हमारा तो ये भी एतराज है ना, देखें जिस पे कोई केस होता है वो कभी भी नहीं कहता कि मुझ पे केस चलाओ, हम तो ये कहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी इसकी करें। तहरीक इंसाफ की डिमांड ही मज़ाकरात में एक ये भी है कि 9 मई की आप जुडिशल इंक्वायरी कीजिए कि जो उसमें गुनहगार हैं को सजा दें। जिन पे इल्जाम है वो खुद डिमांड कर रहे हैं, 2 साल से इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं कि आप 9 मई की इन्वेस्टिगेशन करें। हमारे मुज़ाकरात में खान साहब और असीराम की रिहाई के साथ साथ दो जो बुनियादी नुकात हैं उसमें तो 26 नवंबर और 9 मई की हम तो खुद इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, लेकिन थ्रू अ जुडिशल इंक्वायरी। अच्छा, एक अभी ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि फवाद चौधरी को पीटीआई ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया उनके साथ। और अभी हम कुछ दिन पहले भी देख रहे थे, पिछले हफ्ते बल्कि, फवाद चौधरी साहब की 2 दफ़ा मुलाकात हुई है खान साहब से। उनके भाई फैसल चौधरी, उनके केसेस लड़े हैं खान साहब के, बुशरा बीबी के, मुसलसल मिल रहे हैं। और इतलात हैं कि जो डील या मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें भी दोनों भाइयों की एफर्ट्स शामिल हैं। और फवाद चौधरी मुसलसल ये बात कहते रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर बैठे जो लोग हैं पीटीआई के, पीटीआई यूथ से ख़ास तौर पे, उन्होंने सैंक्शंस को भी वेलकम किया है, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, डिजिटल टारगेट किलिंग भी वो कर रहे हैं। और उसके खिलाफ उन्होंने बोला कि खान साहब के ट्विटर हैंडल को मिस हैंडल किया जा रहा है। अब आज जो शुएब शाहीन साहब हैं वो भी पीटीआई के हैं, उन्होंने कहा कि खान साहब ने फवाद चौधरी का नाम लेके कहा है
कि इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं और ये इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहा है, तो खान साहब का ट्विटर हैंडल अमेरिका से ही हैंडल होगा। वही जो वहाँ बैठे जो लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं और वही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखने वाले को उठा लिया जाएगा। इस पे आपका मौक़िफ़ क्या है? क्या खान साहब का ट्विटर हैंडल बाहर से ही चलना चाहिए, ये दुरुस्त है, और फवाद चौधरी जो कह रहे हैं वो गलत है? देखिए, जहाँ तक फवाद साहब का ताल्लुक है, हमारे साथ ही रहे हैं, पॉलिटिकल नाम है और खान साहब के साथ वक्त गुजारा है उन्होंने। बदकिस्मती से हमसे वो दूर हुए 9 मई के बाद। उनका जो सिलसिला हुआ, उनके बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि चाहे फवाद साहब हों, चाहे हमारी और वो लीडरशिप जो किसी वजह से हमसे दूर हुए, उसमें असद उमर साहब हैं या उसमें इमरान इस्माइल साहब हैं, इस तरह के पुराने खान साहब के जो साथी हैं, अली जैदी साहब हैं, इन सब का फैसला खान साहब खुद पर्सन टू पर्सन करेंगे। मैंने खुद खान साहब से सुना है कि जब जेल में उनसे मुलाकात हुई कि वो खुद देखेंगे हर एक का किसको लेना है, किसको नहीं लेना। तो अभी फिलहाल तो फवाद साहब जाहिर है पार्टी में वापस नहीं आए, उन्होंने आना है या नहीं आना ये फैसला खान साहब खुद करेंगे। ये पार्टी मतलब गौर साहब या रजा साहब या मैं या कोई और नहीं करेगा, खान साहब खुद करेंगे। हाँ, जब खान साहब जेल से बाहर आएंगे तब वो करेंगे। मेरे ख्याल में तब तक इस पे फवाद साहब को वेट कर लेना चाहिए। खान साहब उस पर जो भी फैसला करें वो कबूल होगा। जहां तक वो लेकिन बात है, वो चले फवाद साहब को तो वेट करना चाहिए। पीटीआई ने जी श्योर प्लीज, आपकी इजाजत हो। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ चीजें ऐसी हों जो उसने लाइन क्रॉस की हो, या कुछ लोग खुदा ना खास्ता ऐसे हों जो हमारे नाम हमारे बन के ट्वीट्स करते हो, सारा कुछ करते हो। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं है कि तहरीक इंसाफ का जो ओवरसीज जो सपोर्ट बैंक है, देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी आप या मुझसे ज्यादा वतन पाकिस्तानी है, उसको अपने मुल्क की फिक्र होती है और उस वजह से वो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, तहरीक इंसाफ को, कि उनको ये लगता है कि वो दुनिया जाके देख लेते हैं, सबको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, उनका वाहिद मतवा नजर पाकिस्तान है, उनको जो पाकिस्तान से ज्यादा मुखलिस नजर आता है उसको वो सपोर्ट करते हैं। अब वो ये देखते हैं कि एक शख्स जिसने हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा करने की कोशिश की, फिलैंथ्रोपिक या स्पोर्ट्स की बात, पॉलिटिक्स में हर तरह से पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश की, उसको 500 दिनों से जेल में रखा है, जुल्म हुआ है, रिजीम चेंज हुई है, लोगों को जेल में डाला गया है, उस पर वो सजाए एहतजाज बुलंद करता है। वो किसी की नफरत में नहीं, पाकिस्तान की मोहब्बत में इमरान खान साहब के साथ हैं। अब उनको गैर मोहब्बत कह देना, उनको दहशतगर्द कह देना, ये नामुनासिब है। ट्विटर हैंडल का जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, वो मोहब्बत वतन पाकिस्तानी ही चलाते हैं, खान साहब की जाल से चलाते हैं। जब हालात बेहतर होंगे वापस उसी तरह होगा जिस तरह पहले था। लेकिन जो भी पॉलिसी आखिर में खुद बनाते हैं, मैं दोबारा ये कहूंगा कि पाकिस्तान की मोहब्बत में वो लोग इमरान खान साहब के साथ वो एक सोशल मीडिया पे सपोर्ट का इजहार करते हैं, उनको दहशतगर्द कहना उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत करने की तौहीन। ठीक, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, और सब दहशतगर्द नहीं है, सब गैर मुहिब वतन भी नहीं है, लेकिन जो लोग पासपोर्ट फाड़ते हैं, झंडों को आग लगाते हैं, पाकिस्तान पे सैंक्शन लगने को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारी हरकतें करते हैं, उनको आप तो कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वो मुझसे या आपसे ज्यादा मुहिब वतन है। मैं नहीं ये समझता, कम अज कम कि मैं समझता हूँ कि मैं ज्यादा मुहिब वतन हूँ। मैं इस मुल्क में रहता हूँ, मैंने किसी और मुल्क का हल्फ नहीं उठाया हुआ वफादारी का, मैं इसी मुल्क के साथ। भाईजान, जो पाकिस्तान के अच्छा, लेकिन पाकिस्तान पे सैंक्शंस को सेलिब्रेट करे, उससे हमारी भी कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि अभी हाल ही में जो सैंक्शंस लगे हैं उनको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये सियासी मामला नहीं है, मुल्क ठीक है। आखिर में ये बता दें, मुख्तसरन सिर्फ ये बता दें कि जो ठीक है, लेकिन ये जो अभी हम ट्विटर हैंडल की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के बारे में ये लोग जो बात करते हैं इस पे, और एक खान साहब का भी एक मौक़िफ़ है, ट्वीट जो करते हैं उससे एक ट्रस्ट डेफिसिट है खान साहब के दरमियान और यहाँ पे हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। आप समझते हैं कि उस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर बैठे लोग झूठी खबरें फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, उसमें ब्रेक आना चाहिए? आप क्या समझते हैं? मुख्तसरन बता दें। दो बातें हैं बड़ी। बात ये कि फेक न्यूज़ तो किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, और हमारी कोशिश है कि फेक न्यूज़ कम से कम हमारे ऑफिशियल पेजेस से कभी भी ना आए, और ट्विटर हैंडल है या जो भी है। तो फेक न्यूज़ की तो किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं है। लेकिन टेम्परेचर्स कम होने जो आपने बात की है, या
हिद्दत कम हो, शिद्दत कम हो, वो तभी होगा जब ये मुज़ाकरात बढ़े, खान साहब की रिहाई की सूरत निकले, जब उनको लगेगा कि अब जुल्म खत्म होने की उम्मीद और नवीद मिली है, अब मामला ठीक हो रहे हैं, तो वो भी उन चीजों को देखेंगे। लेकिन जब तक हुकूमत की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि आप सदा एहतजाज भी बुलंद ना करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब से बात करने का। और हुकूमत ये चाह रही है कि खान साहब कदम उठाएं और ये प्रोपेगेंडा बंद हो, और पीटीआई ये चाह रही है कि हुकूमत पहले कदम उठाए और मुज़ाकरा शुरू करे, फिर ये प्रोपेगेंडा बंद होगा। तो ये बारगेनिंग चिप है। वक्त तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू ब्रेक के बाद। हॉट इशू है हमारा आज का, हुकूमत पीटीआई डील, लेन देन क्या होगा, गिव एंड टेक क्या होगा, और मुज़ाकरात का एजेंडा मुस्तकबिल की सियासत होगा, मिसाके जमहूरियत 2 होगा या नहीं होगा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में। और जस्टिस मंसूर साहब का एक ख़त है जो उन्होंने लिखा था आज जुडिशल कमीशन को, जिसमें उन्होंने कहा था कि आईनी बेंच के जो जजेस हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया जो है वो तय होना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन जो एडिशनल जजेस के लिए क्राइटेरिया तय हुआ उसमें हमारी कितनी तजवीज़ को जगह दी गई है ये देखना है। लेकिन इसके जवाब में, ख़त के जवाब में आज हुकूमत ने ये किया है, जुडिशल कमीशन में 7-6 की अक्सरियत से उन्होंने आईनी बेंच के जजेस की और आईनी बेंच की मुद्दत 6 महीने के लिए और बढ़ा दी है। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनसे बात करेंगे। दानियाल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या मिसाके जमहूरियत 2 हो रहा है पीटीआई के साथ या नहीं? देखिए जी, हमने तो हमेशा मिसाके जमहूरियत की बात की, हमने हमेशा कमेटी तक तो बनाई नहीं आपने अभी तक, और हमने कहा कि चीज़ों को हल करें। लेकिन वो लोग जो आज भी, और हाँ आपने कमेटी का बोला, देखिए हमने बड़ा क्लियरली एक चीज़ वाज़े कर दी कि इनके लोग अगर रोज़ स्पीकर के कमरे में आकर चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अपने और मसले और अपने हलकों के लिए फंड्स के लिए आ सकते हैं, तो आई एम श्योर कि अगर ये इनको लगता है कि ये इनकी ज़रूरत है और मुल्क की ज़रूरत है चीज़ों को काम डाउन करने का या इन मसलों को एड्रेस करने का, तो दे कैन कम अप एंड टॉक टू द स्पीकर। देखें, वो लोग जो संजीदा नहीं है डे वन से, जो जलाओ गिराओ की सियासत करते हैं, जो आग लगाने की सियासत करते हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की सियासत करते हैं, उनकी पाकिस्तान सियासत को जगह नहीं है। तो हम इसके बावजूद कलामी के लिए माजरत, कतल कलामी के लिए माजरत, लेकिन अगर आप मुझे कहें अबसार एक्सपेक्टेशन पे आओ, जब दिल करे आ जाओ, जब दिल करे आ जाओ, तो मैं तो फिर इसको दावत तो नहीं समझूंगा। लेकिन अगर आप मुझे कहें अबसार इतने बजे तुम फलां दिन को वहाँ पहुँच जाना और मैं वहाँ मौजूद हूँगा, तो इसको तो मैं इन्विटेशन समझूंगा। हुकूमत ये क्यों नहीं कर रही? स्पेसिफिक फॉर्मली इनवाइट क्यों नहीं कर रही? कमेटी बना के आप कहते हैं स्पीकर के पास आ जाए चाय पीने, ये कोई बात है? अफसार साहब, मैं आपको कहूं कि आप एक्सपेक्टेशन में आए और मैं यूं ही साथ निकलूं तो आप कहते हैं कि ऐसी की तैसी, आप साथ मुझे गालियां दें, साथ आप मुझे बुरा भला कर, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं वहां आपको रिसीव करूंगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि हमने इनको संजानी के मुकाम के ऊपर हमने इनके बैठ के साथ इनको डिसाइड किया, इनको जगह, फिर हम और पीटीआई ना ही समझें, बैठकर हम चीजों को हल करते हैं। लेकिन ये ना अफसार साहब, ना ये कल सीरियस थे, ना ये आज है, ना ये कल क्या नाम है कोई मसाके ये बैठ कर नेगोशिएट करने के लिए तैयार थे। देखिए ये इल्जाम है, ये आपका इल्जाम है पीटीआई पे। उन्होंने कमेटी बना दी है, वो सीरियस हैं, आप कमेटी बनाते, टाइम देते, वो ना आते तो उनका ब्लफ कॉल हो जाता। इल्जाम कैसा कि जब आज इनकी अभी सियासी मौत है कि आपकी मैशत बेहतर हो रही है, इनकी सियासी मौत है कि पाकिस्तान में आज जो है शरह सूद में कमी आ रही है, इनकी सियासी मौत है इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे आ गई है, इनकी सियासी मौत है कि जब ये चाहते थे कि IMF की मिन्नतें करते रहे कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात ना करो, गरीब बेरोजगार को आप कर्ज ना दो, कि डिफॉल्ट हो जाए, हाथ उठाकर दवाएं कर रहे थे, और आज वो मुल्क डिफॉल्ट के दिहाने से बाहर निकल गया है। अब इनके पास कुछ और चारा नहीं है, तो ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इनका जो हदफ है वो पाकिस्तान को कमजोर करना है। सिविल नाफरमानी क्या है? सिविल नाफरमानी के मुल्क को, इदारों को कमजोर करना, पाकिस्तान को कमजोर करना, ये इनकी कोई चीज एड्रेस तो नहीं होती सिवाय इस मुल्क को कमजोर करने की। लेकिन इसके बावजूद, अच्छा, अगर आपने ये बात, आपने एक इल्जाम लगाया कि सिविल नाफरमानी जो है वो पाकिस्तान को कमजोर करेगी, तो क्या आप समझते हैं कि सिविल नाफरमानी की जो उन्होंने कॉल दी है, और कल से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों को कहा है कि मुल्क में पैसा भेजना बंद कर दें लीगल चैनल्स के जरिए, इससे हुकूमत को धचका मिलेगा, नुकसान होगा हुकूमत को और पाकिस्तान को या नहीं?
अफसार साहब, जब इनके बच्चे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खा रहे थे तो तब ये लोगों के बच्चों को कह रहे थे कि आप सर पे कफन, आप खुद कफन बांध कर आओ। जब इनके बच्चे रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास बैठे हुए हीटर के सामने फिल्म्स और टीवी देख रहे थे तो लोगों के बच्चों के हाथों में बंदूकें पकड़ा कर कह रहे थे कि वफाक के ऊपर हमला करो। देखिए, इनके दोहरे मेयार जो है उसके ऊपर लोगों ने इनको खैराबाद किया है। ये जो लास्ट मार्च और लॉन्ग मार्च और हतमी मार्च, ये खाली केपी के और उनकी मशीनरी की, केपी के गवर्नमेंट मशीनरी की मार्च नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान का मार्च था। ये तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उनकी सपोर्ट तो है अवाम में। साउथ पंजाब में आना था, लोगों ने नफरत की, तफरीक की, आग लगाने की सियासत को, सिविल नाफरमानी की सियासत को खैराबाद कह दिया है और लोग इस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि इनकी जमात के अपने लोग MNAs हमारे साथ बैठे हुए सेशंस में हाथ जोड़कर कहते हैं कि खुदावरा हमें इस गम से बचाओ कि ये खुद तो पागल है और हमें भी डुबोएंगे, इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ से निकालो। तो इनकी अपनी जमात के लोग भी ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप और लोगों की तो बात ना करें। तो ठीक है ना, फिर आप कमेटी बनाए ना, कमेटी बनाए और उनको बुला के उनसे मुज़ाकरात करें। अगर वो उनके MNAs ये चाह रहे हैं तो कर क्यों नहीं रहे आप? उनका ब्लफ क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं? हम इनका ब्लफ पहले भी हमने कॉल किया, हम फिर कर देंगे। हम फिर बैठ के चीजों को उनका ब्लफ फिर कॉल करेंगे। लेकिन इनके हैंडलर्स जो है ना, वो रॉथस्चाइल्ड वाले हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्तकम ना हो, वो चाहते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी ना हो। जब ये यहूदियों को गजा के और इजराइल के फूड प्रोडक्ट्स को बैन ना करने की बात नहीं करते और उनको खाते हैं, और फौजी के उस प्रोडक्ट को जो आपके क्या नाम है, यतीम बच्चों के, शोधाओं के बच्चों के पैसे जमा करके देता है, उसको जब बैन करने की बात करते हैं, बाइकआउट करने की बात करते हैं, तो आपको इनकी सोच की असल समझ आती है किसकी सोच की अक्कासी कर रहे हैं। लेकिन ये सिविल नाफरमानी करें या जो भी करें, इंशाल्लाह इस महीने आपका ट्रेड जो था वो 2 बिलियन सरप्लस था, अगले महीने भी होगा और हर आने वाले दिन में हम आपको एक अच्छी खबर ही देंगे। तो आप ये समझते हैं कि आपके PTI से मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं, मिसाके जमहूरियत 2 नहीं हो सकता PTI के साथ, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जलाओ गिराओ, तफरीक, नफरत और आग लगाने वाला जो बंदा सोच रखता है उसके साथ पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जो पाकिस्तान को तकसीम करने की बात करता है, पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, जो लोगों को नफरत की बुनियाद के ऊपर इकट्ठा करता है, उसके साथ आप चाहे जितना मर्जी बैठ कर डायलॉग और बात कर ले, एंड में रिजल्ट आपका वही होगा जो पहले दिन में था। लेकिन इसके बावजूद जो पॉलिटिकली सेन लोग हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, उनके साथ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुल्क के वसीतर मफाद के लिए, इस मुल्क के लिए, गरीब बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए हम पाकिस्तान के इस नासूर से खैराबाद करवाएं और बैठकर हम चीज़ों के ऊपर नेगोशिएट कर सकें। आपने ये जो बात की है अभी के जो तशद्दुद में इन्वॉल्व हैं वो सारा है, आज 9 मई के केसेस का फैसला हुआ, 25 लोगों को जेल भेज दिया गया, उनको सजाएं हो गई हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस मुल्क में पिस्ता गरीब वर्कर है, सियासी जमात, कोई भी सियासी जमात हो, और ओहदे और जो तरक्कियाँ और पैसे कमाने के मौके वो लीडरशिप के पास होते हैं। तो क्या ये आप नहीं समझते ये निज़ाम की और आपकी हुकूमत का फेलियर है कि PTI के वर्कर्स को तो आपने सजा दे दी, गरीब वर्कर्स को, लेकिन लीडरशिप जो है वो मौज कर रही है, असम्बलियों में भी, सेनेट में भी, वैसे भी उनको तो कोई सजा नहीं मिली किसी को। देखिए, बिल्कुल ये पहली कड़ी थी और ये का सबूत है कि वो लोग उनका जो पाकिस्तान को जलाने की बात करते हैं, तफरीक की, आग लगाने की बात करते हैं, अपने मुजस्मे जलाते हैं, उनका ताल्लुक किसी जमात से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी दफाई इदारे के साथ हो, वो लोग जो पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करते हैं, कुछ आपकी साथ इकट्ठे नहीं चल सकती, पाकिस्तान में एक ही चलेगी, और वो सोच है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की, मुस्तकम पाकिस्तान की। और इंशाल्लाह उन लोगों को भी सजाएं होंगी जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और इनडायरेक्टली इंशाल्लाह प्लान में थे, हैंडलर्स थे, इन पूरी चीजों को पूरी। आप देखें ना, आप जब लीडर्स की बात आती है, आप देखें, मैं सॉरी, मैं कथक कलामी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बताइए, रूलिंग लीड हमारे मुल्क की जो है और एक क्लास है, वो किसी भी सियासी जमात में हो, एक रूलिंग लीड को तो कुछ नहीं होता। पॉलिटिकल वर्कर PMLN का हो, PTI का हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, ANP का हो, JUI का हो, वही मरता है, वही सजाएं उन्हीं को मिलती हैं। ये लीडरशिप पूरी की पूरी PTI की, यहाँ पे 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, ना कोई गिरफ्तार हुआ, ना कोई जख्मी हुआ, शुक्र है अल्लाह का, जख्मी नहीं हुआ कोई भी, लेकिन मारे तो गरीब गए, अब सजाएं भी गरीबों को मिल रही हैं। ये कैसा निज़ाम है? फिर आप कहते हैं कि जी आवाम के भलाई के लिए
सियासत करते हैं, हम जमहूरियत करते हैं, इनको आप उसके पे कह देते कि इंशाल्लाह होगा। आप लोगों ने करना है ना, आपके निज़ाम ने करना है ना, या ना करें या उनको भी छोड़ दें, गरीबों को भी। इन गरीबों मैं यही तो मैं बात करता हूँ कि जब लोग अपने बच्चे मैकडॉनल्ड्स खा रहे हो, लोगों के बच्चों को आप बगैर मददगार आप इस तरह छोड़ दो, लोगों के बच्चों से आप कहो कि हमने इनसे नहीं करवाया, लोगों के बच्चों को आप लावारसों की तरह छोड़ जो भेड़ बकरियों की तरह छोड़ाओ, ये सियासत का एक तर्ज सियासत है और इस सियासत के तर्ज को लोगों ने खैराबाद किया है। इसी वजह से जब लोग नहीं निकले पंजाब से, सिंध से, साउथ पंजाब से इनके साथ, वो इसीलिए नहीं निकले कि लोगों को पता है कि ये आपको अपने मफाद के लिए पाकिस्तान से लड़ा रहे हैं, अपने मफाद जोर करने की बात कर रहे हैं, अपने जाती मफाद के लिए पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैंने जिस तरह कहा कि फर्स्ट फेज में उन लोगों को जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और सेकंड फेज में उन लोगों को जो मास्टरमाइंड थे और जिन्होंने करवाया उनको सजाएं होंगी। अच्छा, आप बार बार मास्टरमाइंड कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा मास्टरमाइंड, ISPR ने भी कहा मास्टरमाइंड। आपके पास कोई सबूत है कि वो मास्टरमाइंड थे इन वर्कर्स को गुमराह करने के? देखिए, वो किसी भी उस बंदे को जिसके खिलाफ सबूत नहीं होगा या सबूत नहीं है, उसके खिलाफ सजाएं नहीं होगी, उसके खिलाफ उसको चार्जशीट नहीं किया जाएगा। मैंने पूछा मास्टरमाइंड ये थे, आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मास्टरमाइंड ये थे। मैंने सवाल स्पेसिफिक है कि मास्टरमाइंड होने के सबूत हैं तो किधर हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। एक सबूत नहीं है गवर्नमेंट के पास और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पास, मल्टीपल सबूत हैं और उसी सबूत की बेस के ऊपर जो वीडियोस आप थोड़े अर्से बाद रिलीज करते हैं वो चार्ज किया गया। और इंशाल्लाह देखें, आप ट्रायल के प्रोसेस में तमाम चीजें नहीं कर सकते। जब ट्रायल का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो आप सब चीजें आपके सामने आएंगी और पहले भी आई हैं और अभी भी लोगों को पता है कौन क्या करवाता रहा और उनकी अपनी स्टेटमेंट्स भी हैं, ऑन रिकॉर्ड है जो लोग ये करवाते रहे। तो आप अच्छा चलें ठीक है, देख लेते हैं ये भी आप इस पे जो कह रहे हैं। ये बताइएगा कि खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होने की पॉसिबिलिटीज हैं 9 मई के केस में या किसी और केस में जनरल फैज के साथ? देखिए, अगर जो जनरल फैज के साथ जो लोग कंप्लिस थे, जो लोग इस पूरे प्लान के हिस्सा थे, जो इसको एग्जीक्यूट करते रहे, वो तो जो ट्रायल है, क्योंकि अगर 4 लोगों का हो गया या 25 लोगों का आज हो गया और कुछ का पहले हो गया, तो अगर उनका मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहा है तो वो लोग जो इनके साथ इन्वॉल्व थे उनका भी मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी साहब हमसे बात करने का। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल बहुत अहम इशू है कराची का। कराची में मौत और डाकू राज, और सिर्फ कराची नहीं है, पाकिस्तान के शहर बहुत गैर महफूज होते जा रहे हैं और जो सूबाई हुकूमतें हैं इस पर फोकस क्यों नहीं करी। हम इस्लामाबाद के बारे में 2 दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हैं, पेशावर और कुरम एजेंसी के बारे में किया है, लाहौर के बारे में किया है। आज हम कराची पे आपको बताएंगे कि वहाँ पे मौत का रक्स कैसे है और लोगों के घरों में जो जनाजे जाते हैं, क्या एक पुरअमन और महज़्ज़ब माशरे में ये होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और हमारे आज का एडिटोरियल है कराची में मौत और डाकू राज और पाकिस्तान के शहर गैर महफूज क्यों होते जा रहे हैं, मुसलसल रहने के काबिल नहीं है आवाम के और शहरियों के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रियासत के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट में शहरियों ने अपनी रियासत का वफादार रहना होता है और अपने टैक्सेस टाइम पे और पूरे पे करने होते हैं। ये 2 बुनियादी शराइत हैं। और दूसरी तरफ जो सबसे बुनियादी शर्त है रियासत की, वो है कि जान और माल की हिफाजत। लेकिन हमारी रियासत नाकाम हो चुकी है पाकिस्तानी शहरियों के जान और माल की हिफाजत में। वो चाहे बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी हो, वो KP में TTP के हमले हों, दहशतगर्दी के वाक़यात हों, कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात हों, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में दहशतगर्दी के वाक़यात हों, या सिंध और पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर। और आज हम आपको बताएंगे कि बकौल अहमद फराज ये ज़िंदगी है, परेशानियां तो होती हैं लेकिन इतनी परेशानियां और कराची के लोगों के लिए सुख का सांस क्यों नहीं आ रहा। CPLC के मुताबिक 2024 में नवंबर तक 11 महीनों में, 12 महीनों में नहीं 11 महीनों में कराची में 67,052 जराइम रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन 68,000 जराइम एक साल में 11 महीनों में कराची में रिपोर्ट हुए हैं। एक सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का और इसे रोशनियों का शहर भी कहते हैं, अरूसल बिलाद कहा जाता था इसको। लेकिन क्या हालात हो गए हैं वहाँ पे और कैसे लोगों की ज़िंदगी गैर महफूज है। इन जराइम में कत्ल, गाड़ी और बाइक छीनने, चोरी होने, मोबाइल फ़ोन छीनने, भत्ताखोरी और अगवा बराए तवान के वाक़यात शामिल हैं।
और एक दिन में औसतन 201 जराइम रिपोर्ट होते हैं वहाँ पे। और मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ कराची के बारे में। वहाँ वारदातों के दौरान, जो ये मैंने अभी वारदातें आपको बताई हैं, इन वारदातों के दरमियान 511 शहरी कत्ल हो चुके हैं। आप ये स्क्रीन पे अपने स्लाइड्स देखें, ये इसमें हमने आपको जो छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये नंबर इन पे लगाए हैं और 511 की गिनती की है। जब हम इनकी छोटी छोटी तस्वीरें आपको लगाते हैं, ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये डॉट्स नहीं हैं, ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये ज़िंदा इंसान हैं जो घर से निकलते हैं अपने काम के लिए और रात को उनकी डेड बॉडीज़ उनकी माँ या उनकी बीवी या उनकी बहन वसूल करती है, सिर्फ इसलिए कि हमारी रियासत की पुलिस और रेंजर्स कराची में फेल हो चुके हैं। और इसका कोई हिसाब नहीं है। कोई इन 511 जो लाशें जिन घरों में गई हैं, इनका हिसाब, इनका खून किन के हाथों पे है? वफाकी हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के, या कानून नाफज करने वाले तमाम इदारों पे? ये सोचिए और बार बार सोचिए कि मेरे और आपके बच्चे के साथ ये हो तो हमें कितनी तकलीफ हो। लेकिन कराची के शहरी रोज़ाना बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर गाड़ी चोरी और छीनने के वाक़यात 1913, बाइक चोरी और छीनने के वाक़यात 46,000 वाक़यात हुए हैं 11 महीनों में। कितने गरीब लोगों की बाइक छीनी गई वहाँ पे और उनके दिलों पे, उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं उसके। 18,151 मोबाइल फ़ोन छीने गए, बत्ताखोरी के 86 और अगवा बराए तावान के 19 जराइम रिपोर्ट हुए। और ये एक अरसे से हो रहा है, ये सिर्फ इस 11 महीनों का नहीं है। बढ़ती हुई और महंगाई, कहा जाता है कि बेरोज़गारी में जराइम की तशवीशनाक हद तक इजाफे की बड़ी वजह है। और गैलप सर्वे के मुताबिक 2020-21 का अभी का नहीं, कराची में 11.2% नौजवान बेरोज़गार हैं। और हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये है, लेकिन ज़्यादातर लोग 20,000 या उससे भी कम की नौकरी करने पर मजबूर हैं। दीगर मसाइल में ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर, कचरा, पानी का मसला वगैरह शामिल है। हज़ारों घराने पानी के टैंकर पर गुजारा करते हैं और एक वाटर टैंकर की कीमत 3,500 से 5,000 रुपये के दरमियान है। और कम अज़ कम 4 टैंकर एक घर में चाहिए एक महीने में। तो आप सोच रहे हैं उनका कितना खर्चा बढ़ गया है। बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी और ये जितने जराइम हैं और इसमें जो ज़िम्मेदारान हैं और जितने लोग कराची में मारे जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा है, उनका खून किसके हाथों पे है? ना ये रियासत अमन व अमान प्रोवाइड कर सकी, ना जान व माल की हिफाजत कर सकी। टैक्स हमसे लेते हैं, भत्ते हमसे लेते हैं और इतने सारे ख़र्चे हम पूरे करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों के साथ ये क्या होता है? इस पर तमाम वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को कानून नाफिज कर सोचना भी है और उनकी ज़िम्मेदारी भी है। अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। गुड नाइट।